बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन क्लासेस। डियर यूनिकियन, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वफ़ियत से हैं और अपनी अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। एंटी टेस्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट की। एंटी टेस्ट के अंदर आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो फुल लेंथ 2 डिस्कस कर रहे हैं, जो ऑलरेडी आप कंडक्ट कर चुके। तो उसके डू एंड डोंट्स, उसकी ऑप्शंस और उसकी सारी चीज़ें वन बाय वन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है जी। तो पेपर आपके सामने है। पेपर पे मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, पिक्सल या पिक्सल इज़ द सेम थिंग। पिक्सल और पिक्सल इज़ अ शॉर्ट फॉर, ठीक है। पिक्सल को हम दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं, आपको पता है कि ये जो आपकी डिस्प्ले स्क्रीन है, लेट्स सपोज ये डिस्प्ले स्क्रीन है, तो डिस्प्ले स्क्रीन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस, ठीक है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रोज़। तो आपसे कोई पूछ ही लेते हैं जी बताएं पिक्सल क्या है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहेंगे कि ये कॉलम और रोज़ का जो इंटरसेप्ट होता है, इस पॉइंट को हम बेसिकली पिक्सल कहते हैं, ठीक है, या इसको हम पिक्सल कहते हैं। तो क्योंकि आपका जो भी इमेज इस डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर जो भी इमेज बनता है वो असल में इसी पिक्सल या पिक्सल का कॉम्बिनेशन होता है। लेट्स सपोज ये कोई इमेज बना, तो इस इमेज के अंदर कई डॉट्स हैं, ठीक है। अब ये डॉट्स जो हैं वो CRT के थ्रू आ रहे हैं, या वो लेट्स सपोज वो फ्लैट पैनल डिस्प्ले के थ्रू आ रहे हैं, वट एवर। लेकिन ये जो होंगे ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं इन डॉट्स के। तो ये जो डॉट्स हैं ये मिल के एक इमेज को प्रोड्यूस करते हैं, एक इमेज को डिस्प्ले करते हैं। ओके, तो इसको इसीलिए बेटा हम दूसरे लफ्ज़ों में पिक्चर एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। पिक्चर एलिमेंट एक पिक्सल, ठीक है, या ये जो डॉट है इसको, लेकिन इसका नाम जो है वो या पिक्सल होगा या पिक्चर एलिमेंट। इसको पिक्चर डॉट या पिक्चर लाइन या पिक्चर स्पॉट इस तरह का कोई इसका नाम नहीं है। तो MCQs नंबर 1 में पिक्चर डॉट्स, तो ये मैंने आपको बताया कि ये एक वर्ड तो ठीक है, मतलब पढ़ने में ठीक लगता है, इसको हम एक डॉट कह सकते हैं, बट पिक्चर डॉट नहीं कह सकते। अगर आपने इसका दूसरा नाम पढ़ना ही है तो वो पिक्चर एलिमेंट है, जो कि बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। पिक्चर सेंटर, कि इनके दरमियान में कुछ सेंटर पॉइंट जो है ये वाला, ये पिक्चर का सेंटर है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पिक्चर सारी की सारी कॉम्बिनेशन ही पिक्सल्स का होती है, इसलिए उसमें कुछ सेंटर तो होता ही नहीं है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ नन। तो MCQs नंबर 1 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा, विच इज़ पिक्चर एलिमेंट। ओके, MCQs नंबर 2 पे चलते हैं। द एरर्स आर डिटेक्टेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इन फेज। ये वंस अगेन SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का क्वेश्चन आ गया, ठीक है जी, SDLC। तो इसके अंदर आपको पता है एक फ़ेज़ है जिसको हम टेस्टिंग कहते हैं। इस फेज़ के अंदर हम एरर डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, और एरर डिटेक्ट करने के बाद उसको रिमूव करते हैं। इसको फिर हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक होती है यूनिट टेस्टिंग और एक होती है जी सिस्टम टेस्टिंग। डिफरेंस क्या है बेटा, इसमें हम उसका हर मॉड्यूल, मैंने आपको बताया था ना, ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये मल्टीपल मॉड्यूल्स का हिस्सा होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। तो जब आप इसका ईच मॉड्यूल्स, एवरी मॉड्यूल्स आप कह रहे हैं कि इंडिविजुअली चेक होगा, तो उसको हम कहते हैं यूनिट। और जब हम उसका पूरा सिस्टम, सारे मॉड्यूल्स इकट्ठे करके चला के देखते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिस्टम टेस्टिंग। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड अब अच्छा, इसके SDLC के जो फेजेस हैं उसमें डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन आपको पता है 2 फेजेस पर मुश्तमिल होता है, लॉजिकल डिज़ाइन, फिज़िकल डिज़ाइन। इम्प्लीमेंटेशन आपको ऑलरेडी मैंने एक टेस्ट में आपके FLP 1 में बताया था, डायरेक्ट फेज़, पायलट्स, ये सारी इम्प्लीमेंटेशंस हैं। कोडिंग आपको पता है जिसमें हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं और यूज़ करते हुए हम उसको, आपके जो सॉफ्टवेयर है उसका कोड लिख देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड कोडिंग। तो उसके बाद हमारे पास आ गई टेस्टिंग। टेस्टिंग इज़ अ फेज़ जिसमें हम एरर डिटेक्ट वगैरह करते हैं। टेस्टिंग को मैंने आपको एलेबोरेट भी कर दिया। तो MCQ नंबर 2 का करेक्ट आंसर जो है वो है टेस्टिंग। MCQ नंबर 3, द आइडिया ऑफ द स्टोर्ड प्रोग्राम इज़ गिवन बाय चार्ल्स बाबेज। नो, चार्ल्स बाबेज की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर तो कहा जाता है, बट मॉडर्न जो आज का स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर है उसमें इसका कोई लिंक नहीं है। चार्ल्स बाबेज ने वो इंजन बनाए थे, आप याद करें, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, जो 18 समथिंग में बने थे, 1823 या 33 में, मेरे ख्याल में आफ्टर 10 ईयर। तो वो जो सबसे पहले कहते हैं जो कंप्यूटर जो था वो भाप से चलता था, वो बेसिकली चार्ल्स बाबेज ने उनको डिज़ाइन किया था।
जॉन लेबनीज़ जो था इसका भी है मेरे ख्याल में कंप्यूटर की हिस्ट्री में जॉन लेबनीज़ ने भी इसका भी रोल है। जॉन वॉन न्यूमन जो है ये मॉडर्न स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर जो है चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर उसका पहला पेज पहला पैराग्राफ मॉडर्न स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर जो हैं वो वॉन न्यूमन थ्योरी यूज़ करते हैं। एंड पास्कल ने लैंग्वेज भी बनाई विच इज़ पास्कल लैंग्वेज, एंड पास्कल ने कैलकुलेटर्स भी बनाए थे विच वॉज पास्कलाइंस कैलकुलेटर्स। तो जॉन वॉन न्यूमन जो है इन्होंने जो इनका रोल है वो मॉडर्न स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर वो कैसे वो देखिए उसमें ये कहा जाता है कि ये फ़र्ज़ करें आपका पूरा सिस्टम यूनिट है, ये रोम है, ठीक है, और ये आपका CPU है और ये रैम है, तो ये IO यूनिट वगैरह है। उन्होंने ये कहा था जी डेटा या इन्फॉर्मेशन जिधर से भी आए वो पहले रैम में आती है, रैम से फिर CPU में जाती है, CPU से प्रोसेस होकर वापस फिर रैम में आती है और यहाँ से वो वापस फिर IO यूनिट और उसके बाद IO पोर्ट्स और फिर आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो इसी को मॉडर्न स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कहते हैं, जिसके अंदर ये मेमोरी और इसके अंदर CPU के अंदर भी रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये मॉडर्न स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर रोम जो है वो आपको पता है कंप्यूटर को बूस्टअप देती है शुरू में, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो रैम जो है विच इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है बच्चों। इसकी फिर आगे दो टाइप्स हैं। तो ये जनाब आप लोगों के पास है मॉडर्न स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स का आर्किटेक्चर। तो ये वॉन न्यूमन है और आज का जो कंप्यूटर है वो इसी थ्योरी को फॉलो करता है, जिसमें ठीक है ये सारे कंटेंट्स आपस में मूव करते हैं डेटा को। तो चैप्टर नंबर 3 का MCQ नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है चार्ली विच इज़ जॉन वॉन न्यूमन, ओके। उसके बाद 4 पे चलते हैं जी। द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम वाइल दीज आर बीइंग एग्जीक्यूटेड इज़ कॉल्ड। अब अगर आप इसी थ्योरी को सामने रखें तो देखें कंप्यूटर की बात हो रही, अगर CPU की बात हो रही होगी तो फिर हम रजिस्टर्स लगाएंगे। वर्ड क्या है? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर जो डेटा या इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग के लिए जा रही होती है वो सबसे पहले किस में जाती है? मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में वो लोड होती है, स्टोर होती है, उसके बाद 1 बाय 1, क्योंकि ये फास्ट मेमोरी होती है, ये हार्ड ड्राइव से भी लिंक्ड होती है। हार्ड ड्राइव जो होती है वो बल्क शेप में ह्यूज क्वालिटी में डाटा भेजती है, क्वांटिटी में, लेकिन स्पीडी नहीं होता, वो स्लोर होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो आपको पता है प्लेटर्स और वो लेंस और वो हेडर्स, जो इसी वजह से उसकी मूवमेंट, वो जो उसका एक्सेस टाइम डिले है, रोटेशनल डिले है, ट्रांसफ़र डिले है, इस तरह सीक टाइम है, जो ट्रैक और सेक्टर्स को ढूंढने में टाइम लगता है कि आपका डेटा, तो क्योंकि उसके अंदर मैकेनिकल फिनोमेना है, मैकेनिकल फिनोमेना जहाँ होगा वहाँ सुस्त, ये समझ लें कि वो डिवाइस हमेशा सुस्त होगी, स्लोर होगी एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट चीज़ें हैं, ये वो चिप बेस्ड चीज़ें हैं, इसीलिए इसके अंदर ना तो कोई चीज़ घूमती है, ना कोई प्लेटर है, ना कोई लेंस है। स्ट्रेट फॉरवर्ड इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड चिप है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड डेटा है और वो डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली उसके टेबल्स और इंडेक्सेस से कैप्चर करता है और कैप्चर करके सेंड करता है, इसीलिए ये हमेशा फास्टर होती है। लेकिन हार्ड ड्राइव जो है ना वो ह्यूज क्वालिटी ऑफ डेटा को होल्ड कर सकती है, वो हाई क्वांटिटी में डेटा भेजती है, लेकिन ये थोड़ी क्वांटिटी में डेटा भेजती है, रैम आगे CPU को, लेकिन फास्ट भेजती है, ठीक है। यहाँ से 100 MB आया तो 100 MB जो है वो इकट्ठा आ सकता है, यहाँ पे वो 100 MB आगे इकट्ठा नहीं जा सकता, तो वो आगे जाएगा 1 बाय 1, लेकिन स्पीड से जाएगा, टाइम ऑलमोस्ट उतना ही लगेगा या उससे थोड़ा कम भी लग सकता है टाइम, क्योंकि ये फास्टर होती है, लेकिन डेटा जो है वो स्पीडली मूव करेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इनके अंदर। तो ये आप लोगों के पास MCQ नंबर 4 में मेन मेमोरी कंट्रोल यूनिट, आपको पता है CPU का एक यूनिट है जो ऑल तरह की एक्टिविटीज़ जो होती है उनको कनेक्ट कर रहा होता है। बस इंटरकनेक्शंस आपको पता है फिजिकल पाथवेज हैं, और ALU विच इज़ कॉल्ड अनदर पार्ट अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो एक्चुअल प्रोसेसर्स होता है, जो कि असल में अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा होता है, उसको हम ALU कहते हैं। उसके बाद आ गया जी विच ऑफ द फॉलोइंग, तो MCQ नंबर 4 का करेक्ट आंसर अल्फा, यस, मेन मेमोरी। MCQ नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, बताइए जिनमें से नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? रैम, DRAM, रोम और SRAM। तो रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैम इज़ फर्दर डिवाइडेड, अगर आप रैम पढ़ते हैं तो रैम जो है वो फर्दर डिवाइडेड है 2 टाइप्स के अंदर, कौन कौन सी? एक होती है जी SRAM और एक होती है DRAM। इन दोनों के डिफरेंस मैंने आपको लेक्चर्स में दिखाए थे। इसको हम कहते हैं स्टैटिक, इन अदर वर्ड इसको कैशे मेमोरी भी कहते हैं, और ये होती है डायनेमिक,
ये वो होती है जो ये ज्योमेट्री आपकी ये लगी होती है, ठीक है। इसमें आपको पता है डेटा फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता, इसमें फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। और जो डी रैम है ये स्लोअर है एज़ कम्पेयर टू एस रैम, एस रैम फास्टर होती है, ठीक है। तो इन दोनों का काम क्या है, ये दोनों यहाँ होती हैं, जैसे ये डी रैम है, ये डी रैम होगी तो एस रैम यहाँ पे होती है। वो जो मोस्ट फ्रीक्वेंट, ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज्ड डेटा होता है ना, वो सारा का सारा स्टोर हो रहा होता है इसके अंदर। मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज डेटा एक्चुअली स्टोर्ड इन एस रैम, उसके एड्रेसेस वगैरह। इसको सीपीयू की पॉकेट मेमोरी भी कहते हैं। आप कहेंगे सर रजिस्टर है, नहीं रजिस्टर नहीं है, रजिस्टर इज़ अनदर थिंग, वो सीपीयू के इंटरनल साइड पे होते हैं, ये सीपीयू के नियरेस्ट मेमोरी होती है। ओके, तो आप लोगों के पास आ गया बस दैट ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, रोम हो गया। 6 पे आते हैं, बस दैट कम्युनिकेट डेटा बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी इज कॉल्ड। बेटा सीपीयू मेमोरी हो, हार्ड डिस्क मेमोरी हो, मेमोरी टू आईओ यूनिट हो, आईओ यूनिट टू मेमोरी हो, डीवीडी रूम टू सीडी रूम, सीडी रूम टू फ्लॉपी, फ्लॉपी, डेटा का वर्ड जहाँ आ जाए, आपको पता है बस इंटरकनेक्शंस, ठीक है। और बस इंटरकनेक्शन को मैं जल्दी से आपको डिफाइन कर दूँ तो बस इंटरकनेक्शन आपको पता है जी 3 ही तरह के हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आ गई एड्रेस, तो एज इट्स नेम रेफर, ये एड्रेस कैरी करती है। उसके बाद आ गई डेटा, एज इट्स नेम रेफर, ठीक है, ये डेटा कैरी करती है और इस सारी वर्किंग को कंट्रोल करती है। तो वो कंट्रोल यूनिट से एक बस होती है जिसको हम कंट्रोल बस कहते हैं, ठीक है। ये सिंगल लाइन होती है, ये मल्टीपल लाइन, वो जो 16 लाइन, 32 लाइन, 64 लाइन, 128 लाइन्स और 256 लाइन जो भी है, वो सारा कॉन्सेप्ट डेटा के साथ है। एड्रेस बस भी 2 लाइन्स पर मुश्तमिल होती है, जिसमें से सिर्फ करंट पास होता है और एड्रेसेस जाते हैं, इसमें से डेटा मूवमेंट नहीं होती। डेटा मूवमेंट हमेशा डेटा बस के अंदर होगी। तो जितनी नंबर ऑफ़ लाइंस होंगी उतने नंबर ऑफ़ बिट्स जो होंगे वो मूव हो सकेंगे। तो ये बस इंटरकनेक्शंस का कॉन्सेप्ट है। तो अब आप MCQs देखिए, MCQs में उन्होंने डेटा की बात की है, डेटा बिटवीन एनी यूनिट्स। अब क्वेश्चन असल में ये है कि CPU और इसके दरमियान में जो डेटा मूव होता है, तो ये जो लाइंस में लगाता हूँ ये डेटा बस ही हैं जो डेटा को मूव करवाती हैं। तो 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है जी अल्फ़ा। उसके बाद आ गया जी विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर एक्ट एज अ काउंटर फॉर लूपिंग प्रोसेस। जी इनमें से कौन सा रजिस्टर है जो कि एक्ट करता है फॉर लूपिंग प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जो इटरेटिंग मूड में होता है, जो बार बार हो रहे होते हैं, तो बेटा उसको काउंटर रजिस्टर कहते हैं। AX एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ये और BX बेस रजिस्टर, CS काउंटर रजिस्टर, DS डेटा रजिस्टर्स, लेट्स सपोज, ठीक है। तो जो काउंटर रजिस्टर्स हैं ये लूपिंग प्रोसेस को होल्ड करते हैं। तो MCQs नंबर 7 का करेक्ट आंसर जो है वो है चार्ली। अच्छा, उसके बाद MCQs नंबर 8, द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज़ कॉल्ड इंस्ट्रक्शन कोड। इंस्ट्रक्शन कोड तो वो होते हैं जो आप लिखते हैं, सोर्स कोड वो होता है जो प्रोग्रामर लिखता है। और जो क्योंकि कंपाइल्ड या कंपाइलर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सोर्स को कंपाइल किया जाता है, मतलब ये आप लोगों ने सोर्स लिखा सारा का सारा, जब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें 0 1 1 1 0 1 में 1 1 1 1 1 1, तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। और ये बेटा करता कौन है? कंपाइलर। और इस प्रोसेस को कहते क्या हैं? कंपाइलिंग। सर कंपाइलर क्या है? एक प्रोग्राम है, ठीक है। ये सारे लेफ्ट राइट देख लें, ओके। तो कंपाइलर जो है वो सोर्स कोड्स को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। MCQs नंबर 8 का करेक्ट आंसर जो है वो चार्ली है। MCQs नंबर 9, इन विच कम्युनिकेशन टाइप द टाइम इज़ नॉट फिक्स्ड बिटवीन 2 कैरेक्टर्स। जी बताइए, जो सिंक्रोनाइजेशंस होती हैं इसमें टाइम क्लॉक पल्स होती है, टाइम फिक्स्ड होता है, उसी टाइम में ड्यूरेशन, मतलब ह्यूज क्वालिटी ऑफ डेटा यू कैन मूव। तो असिंक्रोनियस एक्चुअली इज़ द कम्युनिकेशन टाइप इन विच टाइम इज़ नॉट फिक्स। इसमें डेटा जो है वो स्टार्ट एंड स्टॉप कम्युनिकेशन टेक्निक्स होता है, मतलब स्टार्ट बिट विच इज़ कॉल्ड 1 एंड स्टॉप बिट विच इज़ कॉल्ड 0, और डेटा उसके दरमियान 8 बिट ऑफ डेटा मूव कर सकता है, इसीलिए इसको हम स्टार्ट एंड स्टॉप बिट भी कहते हैं। चैप्टर नंबर 3 टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद पैरेलल, आपको पता है मल्टीपल डेटा जो है फुल डुप्लेक्स, बेसिकली मोड्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन में, जिसमें डेटा कैन सेंड रिसीव ओवर 2 साइड बाय टाइम डिफरेंस। टाइप्स की बात होगी तो डेटा के नंबर ऑफ़ बिट एंड बाइट कितने मूव कर सकते हैं ये बात होगी। मोड्स की बात होगी तो डायरेक्शन की बात होगी, कितनी डायरेक्शन में सेम टाइप पे डेटा मूव कर सकता है, नहीं कर सकता, उसको हम मोड कहते हैं। MCQs नंबर 9 का करेक्ट आंसर अल्फ़ा।
MCQ नंबर 10, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव। बेटा ये आपको पता है सिग्नल की डेफिनेशन आपके सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखी हुई है। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मतलब 0 1 0 0 0 1 1 0 1 जो डेटा की फॉर्मेट्स हैं जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेस डेटा को कहते हैं। रिफ्रैक्शन बेसिकली इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज्ड इन गाइडेड मीडिया के अंदर आप लोग यूज़ करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स, उसके अंदर एक टेक्निक यूज़ होती है जिसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, जो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ लाइट और डेटा की रिफ्रैक्शन करती है, जिससे हाई स्पीड कम्युनिकेशन चैनल भी इसी वजह से ही कहते हैं। तो MCQ नंबर जो 10 है उसका करेक्ट आंसर चार्ली विच इज़ सिग्नल। MCQ नंबर 11, एन असिंक्रोनियस लाइन दैट इज़ आइडल इज़ आइडेंटिफाइड विद अ वैल्यू। वो ज़ीरो होती है, जब वो एक्टिव हो जाती है तो वो 1 हो जाती है, 1 होती है तो डेटा सेंड हो शुरू हो जाता है, जैसे 0 होती है डेटा स्टॉप हो जाता है, इसीलिए इसको सेंड एंड स्टॉप कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो MCQ नंबर जो 11 है उसका करेक्ट आंसर जो है वो 11 का अल्फ़ा है। ओके, ये 0 और 1 ये दो ही हैं। ये आपने बुक से ज़रा पढ़ के भी जाने केयरफुली। इनके पॉइंट्स भी मैंने आपको नोट करवाए थे, अगर आप मेरा लेक्चर पुराना सुने या वो रजिस्टर निकालें जिसमें मैंने ये पॉइंट मेंशन किए थे, तो आपको सारे ये मसाइल क्लियर हो जाएंगे। और MCQs यकीन कीजिएगा इसी तरह के ही आएंगे आप लोगों को पेपर के अंदर, जो आपने पढ़े तो होंगे लेकिन इग्नोर किए हुए हैं, तो वहाँ फिर बंदा फंस जाता है कि पता नहीं अब इसका क्या होगा। ठीक है, तो लेकिन अगर आप अपने वो नोट्स रिकॉल करके जाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है 30 में से 30 लेके आएंगे हम। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया MCQ नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम रिक्वायर लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट जो चाहिए होती है वो माइक्रोवेव को, क्योंकि ये हमेशा एक स्पेसिफिक एंगल पे डेटा मूव करवाती है। यही वजह है कि टावर की हाइट से ऊपर निकल जाएँ तो भी सिग्नल नहीं आते, किसी बेसमेंट वगैरह में चले जाएँ तो भी सिग्नल नहीं आते, क्योंकि माइक्रोवेव्स हैं और माइक्रोवेव एक स्ट्रेट एंगल के ऊपर डेटा को सेंड और रिसीव करवाती हैं। उसके बाद फाइबर ऑप्टिक्स है, ये आपको पता है ही गाइडेड मीडिया, ट्विस्टेड पेयर वायर है ही गाइडेड मीडिया, कोएक्सियल केबल है ही गाइडेड मीडिया। ओके, तो MCQ नंबर 12 का करेक्ट आंसर जो है वो आ गया जी माइक्रोवेव अल्फ़ा। उसके बाद MCQ नंबर 13, विच टाइप ऑफ मॉडम डज नॉट रिक्वायर्ड एनी केबल। ठीक है, कौन सी मॉडम है जिसको कोई केबल नहीं रिक्वायर्ड होती फॉर ट्रांसमिशन चैनल टू ट्रांसमिट सिग्नल। तो बेटा मॉडम की पहले आप टाइप्स देख लें वो कौन कौन सी हैं, अगर आपने नहीं देखी तो एक होती है जी इंटरनल, ठीक है बेटा, एक होती है एक्सटर्नल और एक होती है वायरलेस। ये जो हमारे घरों में लगी होती है आजकल, नहीं, जिसको आप लोग वाईफाई कहते हैं, वाईफाई डिवाइस, वो असल में आपकी वायरलेस मॉडम है और वो है भी एक्सटर्नल वायरलेस। ठीक है, मतलब एक बॉक्स है और उस बॉक्स पे एंटीना लगा है जो कि सिग्नल जनरेट कर रहा है और हम सारे जनाब उसको यूज़ कर रहे होते हैं। ये उसकी पोर्ट्स हैं, ठीक है, जो ईथरनेट पोर्ट्स भी कहलाती हैं, जिसके ऊपर बाहर से जो इंटरनेट की केबल आगे लगती है। बेसिकली ये इंटरनेट सिग्नल आ रही होती, आगे वाईफाई उसको फिर सिग्नल में जनरेट कर रहा होता है। तो इसको सिग्नल जनरेट करने के लिए किसी केबल की ज़रूरत नहीं है, वो एंटीने की ज़रूरत है जिससे ये कम्युनिकेशन करवा रहा होता है। तो ये कौन सी होगी, अब बताइए, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर वही है जनाब, क्या, वायरलेस मॉडम्स। ठीक है, MCQ नंबर 13 का करेक्ट आंसर जो आ गया वो बीटा वायरलेस मॉडम। उसके बाद MCQ नंबर 14, इन विच नेटवर्क मॉडल डेटा कैन बी मैनेज ईजीली। जी, नेटवर्क से कितने मॉडल, पहले तो वो बताइए। 3 मॉडल्स, कौन कौन सा, पीयर टू पीयर, क्लाइंट सर्वर एंड हाइब्रिड। तो कौन सा है जिसमें डेटा इजीली मैनेज, जितनी भी अच्छी बातें हैं, ठीक है, जस्ट आप ये कह लें कि इजी एक्सेस के बाद जितनी भी अच्छी बातें हैं वो सारी की सारी क्लाइंट सर्वर के अंदर होंगी। मसलन MCQ आ जाता है जी, विच मॉडल हैव प्रिसाइज सिक्योरिटी, क्लाइंट सर्वर। विच मॉडल्स हैव एक्स्ट्रा कंट्रोल्स, क्लाइंट सर्वर। किसके अंदर डेटा सिक्योर है, क्लाइंट सर्वर। ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर मॉडल में आपको पता है जी एक सर्वर है और लेट्स सपोज ये एक मॉडल है, तो ये इसके क्लाइंट्स हैं और सर्वर जो है वो इजीली सबको मैनेज कर रहा है, चाहे उसका डेटा हो चाहे उसकी सिक्योरिटी हो, वो इसकी परमिशन के बगैर कभी भी मूव नहीं हो रहे होते। हर हाल में आपको इसी को ही फॉलो करना पड़ता है। और ये जो आपका सर्वर है वो इन तमाम क्लाइंट्स को अपनी रिस्ट्रिक्शंस, अपने रोल सेट करके देता है और वो सारे उसी रोल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। उसकी परमिशन के बगैर आप कह रहे हैं कि चिड़िया भी पार नहीं मारती नेटवर्क्स मॉडल के अंदर। तो यही वजह है जी, आपसे पूछा गया MCQs, इन विच नेटवर्क मॉडल डेटा कैन बी मैनेज इजीली। तो बेटा वो क्लाइंट सर्वर है। पीयर टू पीयर में आपको पता है
नो रिस्ट्रिक्शंस एवरीवन, ना कोई बैक ट्रैक है, सिक्योरिटी बहुत बड़ा रिस्क है इसके अंदर। और हाइब्रिड आ गया, तो हाइब्रिड में आपको पता है क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर दोनों होते हैं, तो उसमें अच्छी और बुरी बातें दोनों की आ जाएंगी, इसलिए वो भी नहीं है। तो MCQ नंबर 14 करेक्ट आंसर इज क्लाइंट सर्वर। MCQ नंबर 15 इन विच कम्युनिकेशन टाइप डेटा इज़ नॉट सेव्ड बिफोर ट्रांसमिटिंग। तो क्योंकि डेटा बल्क शेप में सेंड हो रहा होता है तो फिर डेटा की पहले कॉपी नहीं बनाई जाती, वरना जो सेंडिंग पोर्ट्स होती हैं वो डेटा की कॉपी बनाती हैं। इन केस द फेलियर ऑन बी पॉइंट्स, तो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल आता है जिससे ए को पता चलता है कि डेटा प्रॉपरली बी के, नहीं तो वो उसकी रिपेयर फॉर्मेट्स भेजता है, जिससे डेटा जो होता है वो बी के ऊपर रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप जो यूज़ करते हैं वो पैरेलल, क्योंकि ये सिंक और असिंक दोनों जो है ये सीरियल की हैं, तो सीरियल डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाते हैं। पैरेलल कम्युनिकेशन में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेंड हो रहा होता है, तो इसीलिए उसकी पैरेलल कॉपीज़ नहीं बनाई जाती, वो डेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड वैसे ही सेंड हो रहा होता है, जैसे प्रिंटर की तरफ, जैसे स्कैनर से डेटा आ रहा है, जैसे डिस्प्ले स्क्रीन की तरफ डेटा जा रहा है, तो ये फिर डुप्लीकेट कॉपीज़ नहीं बनाती हैं इसकी। ओके, तो पैरेलल। MCQ नंबर 15 का करेक्ट आंसर इज़ चार्ली। MCQ number 16, the larger computer to which the terminal or PC is attached is called web server मेन फ्रेम थी। जो लार्जर कंप्यूटर जिसमें टर्मिनल और पर्सनल कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं उसको बेटा होस्ट कंप्यूटर कहते हैं। अब होस्ट कंप्यूटर एक नॉर्मल कंप्यूटर हो सकता है, कोई बहुत बड़ा हैवी स्पीड, या कोई मेन फ्रेम, या कोई मेन फ्रेम से अलावा जो सुपर है वो हो सकता है। इट्स कैन बी एनी कंप्यूटर, इट कैन बी इवन योर लैपटॉप, लेकिन वो क्योंकि उसकी रोल की बात हो रही है, क्योंकि उसका कंट्रोल सबके ऊपर है, तो फिर हम उसको होस्ट कंप्यूटर कहते हैं। मेन फ्रेम नॉर्मली नेटवर्क में बिजनेसेस वगैरह के अंदर लगाए जाते हैं, बट ये कंपलसरी नहीं है कि मेन फ्रेम ही हो। जनरल कंप्यूटर कैन बी ए सर्वर। ठीक है, तो जो मेन कंप्यूटर होता है जो सबको कंट्रोल कर रहा होता है उसको हम होस्ट कंप्यूटर कहते हैं, इसीलिए इसका बीटा नहीं है, चार्ली इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। यानी होस्ट इसका लेट्स सपोज इस कंप्यूटर का नाम होस्ट है। अब ये कंप्यूटर मेन फ्रेम भी हो सकता है, ये जनरल कंप्यूटर भी हो सकता है, ये आपका लैपटॉप भी हो सकता है, लेकिन इस पोस्ट का नाम असल में जिस सीट पे ये विराजमान है उसका नाम होस्ट है, तो इसीलिए मैंने इसकी ऑप्शन होस्ट लगाई। MCQ नंबर 16 चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। उसके बाद MCQ नंबर 17 विच वन रिप्रेजेंट द शेप्स ऑफ द नेटवर्क्स। मैंने आपको कहा था जब लॉजिकल कंट्रोल की बात होगी तो हम नेटवर्क्स मॉडल्स कहते हैं और जब फिज़िकल अरेंजमेंट्स की बात होती है तो फिर हम टोपोलॉजीज़ कहते हैं। तो प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि हम अप्लाई करते हैं नेटवर्क के ऊपर, जिनको फॉलो करके नेटवर्क्स कम्युनिकेशन करते हैं। टोपोलॉजीज़ बेसिकली वो हार्डवेयर शेप्स होती हैं जिसमें हम अपने कंप्यूटर्स को नेटवर्क्स में अरेंज करते हैं। टेक्नोलॉजी इज़ अ सीरीज ऑफ स्किल्स, टेक्निक्स, मेथड्स and hub basically is a networking device which is used to connect multiple same networks or multiple same computers to each other। और MCQ नंबर 17 का करेक्ट आंसर बच्चों टोपोलॉजी बीटा। MCQ नंबर 18 विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन लैन। लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर कौन सी डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर का नेटवर्क के साथ? ईथरनेट कार्ड, यस ईथरनेट कार्ड जिसको हम NIC कार्ड भी कहते हैं, यही लगाता है। वीडियो कार्ड आपको पता है ये VGA वगैरह है। साउंड कार्ड आपको पता है साउंड कार्ड्स होते हैं। मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है, बट ये नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, ये इंटरनेट की डिवाइस है जो कि आपके सिग्नल को डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल, जिसको मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन प्रोसेस कहते हैं, वो फॉलो कर रही होती है। तो MCQ नंबर 18 जो है इसका करेक्ट आंसर इज़ अल्फ़ा ईथरनेट कार्ड। MCQ नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोकॉल इन लैन। लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर सबसे ज़्यादा चलने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? तो TCP एंड IP इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड प्रोटोकॉल है, ये लोकल का भी है और आप ये कह रहे हैं कि ये वाइड एरिया नेटवर्क का भी प्रोटोकॉल है। ये तो हर हाल में हर सिस्टम में होना ही होना है, लेकिन जब हम सिस्टम जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम सॉर्ट ऑफ रूल्स फॉलो कर रहे हैं जिसको हम ईथरनेट कहते हैं। तो ये अगर आप लोग चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 3 या 4 पढ़ें जहाँ पे लैंस प्रोटोकॉल है, उसमें पहला प्रोटोकॉल है ईथरनेट, तो उसकी पहली या दूसरी लाइन में लिखा हुआ है ईथरनेट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोकॉल्स। क्यों? क्योंकि इसमें शेयर्ड बैकबोन है, इसमें बस टोपोलॉजी यूज़ होती है। यू कैन एक्सपैंड योर नेटवर्क्स विद मिनिमम वायर टू मैनी कंप्यूटर्स टू मैनी डिवाइसेस, इसीलिए इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी हैं। ड्रॉबैक एक ही है कि सेम डिवाइसेस सेम टाइम पे डिवाइसेस डेटा सेंड और रिसीव करती हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है, बट वो भी CSMA CR की वजह से मिनिमम हो गया। ठीक है, तो ईथरनेट इज़ डेल्टा इज़ अ करेक्ट ऑप्शन फॉर MCQ नंबर 19।
MCQ number 20, which of the following layer of OSA model provide network services to the user application। जी OSA मॉडल आपको पता है कि रेफरेंस मॉडल 7 लेयर्स, उन 7 लेयर्स के अंदर एक ऐसी लेयर है जो कि नेटवर्क सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही है। दिस इज़ द स्ट्रेट फॉरवर्ड इज़ एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। जो आपके कंप्यूटर के ऊपर स्काइप चल रहा है तो स्काइप को इंटरनेट की फैसिलिटी इस लेयर में दी जाती है। अगर स्काइप या व्हाट्सएप को इंटरनेट फैसिलिटी नहीं मिल रही तो फिर वो चलता भी नहीं है। MCQ number 20, which of the following layer of OSA model provide network services to the user application। तो उसका करेक्ट आंसर है बच्चों एप्लीकेशन लेयर विच इज़ कॉल्ड डेल्टा ओवर हियर, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जी MCQ नंबर 21, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा, यानी कि डेटा का अरेंजमेंट्स इन अ रिलेशनल टेबल, ठीक है, या रिलेशनल डेटाबेस इज़ नोन एज। तो इसको फिज़िकल व्यू कहते हैं। नहीं, फिज़िकल व्यू के अंदर हम सर्वर की कैपेसिटी, स्टोरेज डिवाइसेस की कैपेसिटी, एस्टिमेटेड स्टोरेज, एस्टिमेटेड डाटा एनालिसिस, नेटवर्क डिवाइसेस कौन सी लग रही हैं, एनवायरनमेंट क्या है, नंबर ऑफ़ यूज़र कितने होंगे, नंबर ऑफ़ कैबन्स कितने बनेंगे जिनके ऊपर नंबर ऑफ़ पीसीज हम इंस्टॉल करेंगे और कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजीज लगाएंगे, दे ऑल द फिज़िकल कनेक्टिविटी, द फिज़िकल कंपोनेंट्स एक्चुअली डिस्कस इन फिज़िकल व्यू, ठीक है। तो इसका डेटाबेस में या टेबल में किस तरह स्टोर हो रहा है और उसको देखने को हम क्या कहते हैं, तो वो लॉजिकल व्यू होते हैं। एंड ट्री व्यू, देयर इज नो व्यू, ट्री व्यू एंड व्यू, यस, व्यू इज़ एन अ टेबल विच इज़ एक्चुअली एन अदर फॉर्म ऑफ योर डेटा सिक्योरिटी। व्यू जो होता है वो आपको पता है रेप्लिकेशन या रेप्लिकेटेड टेबल होता है जो कि आपके टेबल का अक्स होता है, ठीक है। आपको जस्ट उतने एट्रीब्यूट्स दिए गए होते हैं जिसमें आप डेटा या इन्फॉर्मेशन को एंटर कर सकें, आप उसको मॉडिफाई ना कर सकें, डिलीट ना कर सकें। तो व्यू इसीलिए क्रिएट किए जाते हैं। तो व्यू क्यों क्रिएट किए जाते हैं? जस्ट देयर इज़ वन थिंग विच इज़ अ सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है। हम जस्ट सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसको बनाते हैं और इसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है। आपको इसको बनाने की और कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा इन रिलेशनल टेबल और रिलेशनल डेटाबेस इज़ नोन एज लॉजिकल व्यू, ठीक है। बीटा इज़ द करेक्ट आंसर फॉर MCQ नंबर 21। 22 पे चलते हैं जी, विच इज़ यूज टू एक्सेस द कंटेंट ऑफ द फील्ड। तो फील्ड जो हैं जिनको हम कॉलम्स भी कहते हैं, उसके कंटेंट्स को एक्सेस करने के लिए या आपने कोई कंटेंट से एक बच्चे का रिकॉर्ड एक्सेस करना है तो आपके पास क्या हो, उसका नेम, तो नेम से तो मल्टीपल आ जाएंगे। उसकी लोकेशन, कौन सी लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन, तो वो कैसे आप एलोकेट करेंगे। प्राइमरी की, यस, प्राइमरी की इज़ द मेन थिंग जिसके थ्रू आप जो कंटेंट होते हैं फील्ड्स के उनको एक्सेस कर सकते होते हैं, उनको आप अपने सामने अपीयर करवा सकते हैं, डेटा को फेच कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द डेटाबेस। तो MCQ नंबर 22 का करेक्ट आंसर बच्चों जो है वो है प्राइमरी की, ठीक है, विच इज़ चार्ली ऑप्शन। MCQ नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा मॉडल्स हैव नो फिजिकल कनेक्शन बिटवीन एंटिटीज़। जी इनमें से कौन सा डेटा मॉडल है जो कि फिज़िकल कनेक्शन बिटवीन एंटिटीज़ नहीं लगाता? वो हिरारिकल मॉडल्स। हिरारिकल मॉडल आपको पता है जी फिज़िकल कनेक्शन होते हैं, इसको ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट और इन्वर्टेड ट्री कहते हैं। उसके बाद नेटवर्क मॉडल, ये आपको पता है इज़ एक्सपेंडेड वर्जन्स ऑफ हिरारिकल मॉडल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हायरार्किकल मॉडल है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। सब ऑर्डिनेट एंटिटी से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करवा सकती, लेकिन नेटवर्क में करवा सकती हैं, लेकिन जिसमें कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता, विच इज़ रियली अ मॉडर्न एंड राइट नाउ यूजेबल मॉडल इज़ रिलेशनल मॉडल, ठीक है। तो ये 1970 समथिंग में लॉन्च हुआ था, बट ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल मॉडल है और आजकल जितनी भी डेटाबेस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं या बनते हैं उनके अंदर रिलेशनल मॉडल ही यूज़ होता है। Due to is flexibility. Okay. MCQ number 23rd correct option is Charlie. 24, which one is not the feature of DBMS? एक डेटाबेस है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटाबेस इज जस्ट अ कीपिंग रिकॉर्ड्स कीपिंग सिस्टम, बट मैनेजमेंट सिस्टम में नेटवर्क्स, प्रिंटर, स्कैनर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूज़र्स, ठीक है, मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल एप्लीकेशंस, वो सारा मिल के एक DBMS बनता है जिसके वो शेयरबिलिटी, एवॉल्वेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, इंटेग्रिटी, ये सारे फिर उसके फीचर्स हैं, आपने पढ़े थे ना, दे ऑल आर यू कैन से ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे। तो फीचर्स में हमने वो यूटिलिटीज़, एक्सेस रिपोर्ट्स और इस तरह की चीज़ें डिस्कस की थी।
तो MCQ नंबर 24 में जो डी है, क्योंकि डी ये है डेटाबेस पर्सनल, मतलब एंड यूज़र है, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर है और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। तो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर चेकिंग, करेक्शंस, मेंटेनेंस ऑफ डेटा ओनली। उसका डेटाबेस से कोई ताल्लुक नहीं है। उसने एक पेज पे जो डेटा देना है एंटर करने के लिए, उसका उस पेज तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर एक्चुअली द पर्सन हु एक्चुअली व्यू, कंप्लीट, कंपोज, क्रिएट द डेटाबेस एंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ problems, all sort of issues in database. The person responsible is DBA, which is called database administrator. ओके, तो आपसे पूछा गया बताइए जिनमें से कौन सा नहीं है। यस, तो डेटा डिक्शनरी तो आपको पता है DBMS का फीचर है, रिपोर्ट जनरेटर उसका फीचर है, यूटिलिटीज़ मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपकी डेटाबेस को मेंटेन करने में, आप अटेंडेंस लगाते हैं तो अटेंडेंस लगाने वाली वो जो एप्लीकेशन है जिसमें आपका नाम शो होता है, वो असल में एक यूटिलिटी है जो कि डेटाबेस के अंदर यूज़ हो रही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज DA 24 अल्फा। 25 बैकअप फाइल स्टोर डेटा पीरियड टू इट्स। जो बैकअप फाइल्स होती हैं वो डेटा को स्टोर करती हैं कहाँ पे? अरेंजिंग से पहले। नो, ये अरेंजिंग, सॉर्टिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इनको हम प्री प्रोसेसिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री प्रोसेसिंग। हम मतलब डाटा छांटते हैं, अरेंज करते हैं, जो चीज़ें चाहिए होती हैं। तो असल में जो बैकअप होती हैं वो डेटा को प्रोसेसिंग से पहले उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं। इन केस द फेलियर्स ऑफ द डेटा ड्यूरिंग, यानी कि मतलब आपके पास एक पिक्चर है और आप उसको एडिट करने लगते हैं तो आप एक्चुअल पिक्चर को एडिट नहीं करते, आप उसकी कॉपी बना के उसको एडिट करते हैं। इन केस एडिट सही नहीं होता, कोई इशू हो जाता तो आपकी तो असल पिक्चर ख़राब होगी। लेकिन अगर आपने उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाई हुई है तो फिर आपका जो डेटा, जो एक्चुअल पिक्चर है वो तो पड़ी है, आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी को के साथ जो है ना वो चेंजिंग्स कर रहे हैं, इसी वजह से फिर इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रोसेसिंग बेसिकली इज ऑप्शन फॉर दिस दैट द बैकअप फाइल्स आर स्टोर द डेटा। 24 MCQ number 24 correct answer is delta. 26 which one is used to view the meaning of the database terminologies? ये कौन है जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर, टर्मिनोलॉजीज, डिज़ाइन को फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करवाता है? बच्चों वो डेटा डिक्शनरी है। दैट्स वाई आई टोल्ड यू इफ डेटाबेस इज क्रिएटेड इन 6 months, डिक्शनरी ऑलमोस्ट टेक्स 12 months। ये डबल टाइम रिक्वायर्ड होता है क्योंकि सारे लॉजिकल रिलेशनशिप्स डिक्शनरी के पास होते हैं। रिपोर्ट आपको पता है, रिपोर्ट इज जस्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डेटाबेस। SQL इज जस्ट अ लैंग्वेज विच इज़ यूज फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। तो 26 का करेक्ट आंसर इज डेटा डिक्शनरी। 27 विच वन इज़ यूज टू कंबाइन दी ऑब्जेक्ट्स प्रोग्राम विद द एडिशनल प्रोग्राम। जी कौन सा है जो कि आपके सोर्स से कन्वर्ट किया कंपाइलर ने तो बन गया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को आपने एडिशनल के साथ लिंक करना है, लाइब्रेरी के साथ लिंक करना है, तो वो लिंकर है। लिंकर इज़ अ प्रोग्राम और फिर लिंकर इसी वजह से फिर .exe क्रिएट करता है। ओके, लोडर फिर उसको CPU में लोड करता है। 28 ओनली डैश कैन बी इंक्रीमेंट्स इन एन एक्सप्रेशन। जी एक्सप्रेशन के अंदर किसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कॉन्स्टेंट की तो वैल्यू चेंज नहीं होती। मैक्रोज पहले से डिफाइन होते हैं, आप उसको बदल नहीं सकते। ठीक है, आपने टॉप पे वॉइड मेन से पहले ही उनको डिफाइन कर लिया होता है, जैसे पाई 3.14, तो आप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन 3.14 चेंज तो नहीं होगा। तो ये कांस्टेंट मैक्रो का वर्ड पूरा आता है, अक्सर आपने सुना होगा। तो चेंज कौन हो रहा होता है जी? वेरिएबल्स, उसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है, इंक्रीमेंटेड, डिक्रीमेंटेड, वो सारी की सारी कार्रवाइयाँ जो हैं हम वेरिएबल के साथ लगा रहे होते हैं। तो 28 MCQs का जो करेक्ट आंसर है वो है वेरिएबल्स। अच्छा 29 पे चलते हैं जी। विच सिंबल इज़ यूज टू कन्वर्ट द लेटर टू अपर केस। बेटा ये सारे के सारे जो हैं वो स्पेशल सिंबल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं रिपोर्ट्स के अंदर भी, प्रोग्रामिंग के अंदर भी। ठीक है, आप कोई वैल्यू एंटर करते हैं तो उसकी फील्ड प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके हमने उसका पर्टिकुलर ये प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर दी कि यहाँ जैसे अगर आप कोई इमिग्रेशन का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो सारे अपर केस होते हैं। आप लोअर केस उसमें फिल करने की कोशिश भी करें, आप लिख भी दें लोअर केस, तो जैसे ही आप नेक्स्ट टैब के ऊपर क्लिक करते हैं वो ऑटोमेटिकली सब अपर केस में, क्यों? क्योंकि उसकी बैकएंड पे जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये अपर केस के साथ आएंगे। ठीक है जी, तो 29 में ये जो ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन साइन, ठीक है, ग्रेटर देन साइन एक्चुअली इज यूज्ड फॉर कन्वर्ट टू अपर केस। लोअर केस के लिए वो है अपर केस प्लस ये लोअर केस प्लस। ठीक है, दीज आर सम अदर सिंबल्स विच इज यूज इन डेटाबेस। 29 करेक्ट आंसर इज बीटा। 30 द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? फाइल को नहीं, फाइल तो मल्टीपल रिकॉर्ड को। रिकॉर्ड जो है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फील्ड्स होता है और डेटाबेस है वो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फाइल होती है। तो रिकॉर्ड का जो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है वो एक फील्ड होती है। एक फील्ड के अंदर आप एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब
आईडी, नेम, फादर नेम, एड्रेस, हाउस एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें उसके अंदर डिफ़ाइन होती हैं। ठीक है बेटा, आप लोगों का फुल लेंथ पेपर जो 2 है वो मैंने डिस्कस कर दिया। होप सो आप लोगों की कुछ ना कुछ लर्निंग हुई है, आपने इसमें से कुछ ना कुछ सीखा है जो कि आपको एंट्री टेस्ट के अंदर हेल्प आउट करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।